मैं सोच रहा हूँ नंदिनी स्टार्ट करे। चलो, चैप्टर नंबर 12, क्लास 12, एटम्स। एटम का फर्स्ट डे है, सब ध्यान सुनेंगे बेटा। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। अब एक नई चीज आपको याद रखनी है। रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट थे, उन्होंने इनको एक्सपेरिमेंट में हेल्प किया था, गीगर मार्टसन। तो आपने इसका गीगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट करके भी याद रखना है इसे। अल्फा रदरफोर्ड ने के स्टूडेंट गीगर मार्टसन के नाम, गीगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट भी आ सकता है लिखा हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि है कौन सा वो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है जो आपने 9th में पढ़ा। आपने पढ़ा कि रदरफोर्ड टुक अ थिन गोल्ड शीट, थिन गोल्ड फॉयल, एंड ही बम्बार्डेड अल्फा रेज, अल्फा रेज माने हीलियम, ऑन द गोल्ड फॉयल। उसने इसके ऊपर हीलियम रेज स्ट्राइक कराई, एंड ही ऑब्जर्व थ्री टाइप ऑफ रेज पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉयल। उसने तीन टाइप की रेज देखी। फर्स्ट रेज penetrates the gold foil. First rays penetrates the gold foil in a straight line. Second ray bent at 180 डिग्री, जिस रास्ते गई उसी रास्ते वापस आ गई, ये सेकेंड टाइप। थर्ड रे डिफ्लेक्ट एट सम एंगल आफ्टर पासिंग थ्रू दी गोल्ड फॉयल। ये गोल्ड फॉयल है, गोल्ड की शीट है। उसने तीन तरह की ऑब्जर्वेशन ऐसी थी, बहुत सारी रेस थी। कुछ रेस सीधी चली गई, कुछ जिस रास्ते गई उसी रास्ते वापस आ गई, और कुछ डिफ्लेक्ट हो गई एट सर्टेन एंगल। तो व्हाट वर द कंक्लूजन ऑफ दिस? कंक्लूजन उसने क्या निकाला? फर्स्ट, ये लिखना नहीं है, आपको याद रखना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन वो 9th में आता था। अभी आपको पता है कि इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए होता क्या कि व्हाट वर द कंक्लूजन। ये तो उसने ऑब्जर्वेशन देखी, तीन तरह की रे। पहली, कुछ सीधी चली गई थी, तो उसने क्या बोला कि सीधी तभी जा सकती है, आपको पता है अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा हीलियम पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जाने के दो ही, पहला, या तो एटम्स हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, बहुत सारा स्पेस है, या कुछ ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल भी होते होंगे ना जो प्लस को छेड़ते नहीं होंगे, वो जाने देते होंगे क्रॉस करके, प्लस को डिस्टर्ब नहीं करें। तो मोस्टली उसने बोला कि एटम्स हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, तो स्पेस है इसलिए वो जाने दे रहे हैं उसको, पॉजिटिव को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन कि एटम्स हैव लार्ज स्पेसेस और दे मे हैव सम न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो उसने वैसे स्पेस के बारे में बात किया था। दूसरा कि भैया प्लस जाएगा तो प्लस से टकरा के ही वापस आएगा ना, प्लस प्लस को रिपेल करेगा ना, तभी वापस आएगा। तो एनी एटम्स हैव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यानी प्रोटॉन्स तो होते ही हैं, बाद में वो प्रूव हो ही गया था। तो इसने ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर दिया कि एटम्स हैव सम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यानी कि प्रोटॉन प्लस प्लस को रिपेल करेगा, इसलिए वापस आ गया। थर्ड, प्लस जो होगा वो अट्रैक्ट हो रहा है किसी की तरफ, तभी डिफ्लेक्ट हुआ। तो पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ की। आपको बाद में जे थॉमसन ने प्रूव कर ही दिया था कि भैया एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो प्लस किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन। तो यानी रदरफोर्ड को ये पता चल गया कि भैया एटम में स्पेस होता है, एटम में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, और एटम में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था विद द हेल्प ऑफ देयर स्टूडेंट्स गीगर एंड मार्टसन। फिर इसके बाद ये फर्स्ट कंसेप्ट लॉन्च हुआ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इज दिस डिस्टेंस, जहां से वो थर्ड सेकेंड वाली रे वापस आई थी। सेकेंड वाली रे और गोल्ड फॉयल के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये वापस आ गई थी ना डिफ्लेक्ट होके, तो कितने डिस्टेंस से वापस आई वो न्यूक्लियस से, उसे हम आर नॉट कहते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज दिस डिस्टेंस, ये वाला, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसी की डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन है। पहले बॉडी जा रही थी, माने अल्फा रेज वर मूविंग विद सम इनिशियल एनर्जी, यानी कि इनिशियली दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी, बाद में जाके वो रुक गई ना, रुक गई तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, रुक गई ना, तभी तो वापस आई। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है, याद है, माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। याद है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, यहाँ दो चार्ज है, एक अल्फा है हीलियम और एक गोल्ड है।
हीलियम पे क्या चार्ज होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। और गोल्ड का एटॉमिक नंबर को Z मान लो। गोल्ड के एटॉमिक नंबर को Z, वैसे तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर 8 आप 80 होता है, लेकिन आप इसको Z मान लो, अभी गोल्ड को Z ले लो। तो जैसे इस पे 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, यहाँ Z है तो Z इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। तो ये हाफ mv² तो आप ऐसे ही रखना। के आपको पता है के क्या होता है? 1/4πε0, इलेक्ट्रिसिटी वाला ही। Q1 इज हीलियम, Q2 इज गोल्ड। हीलियम पे कितना चार्ज है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो 2e लिखना। और गोल्ड पे कितना एटॉमिक नंबर है? Z, तो Ze लिखना। माने 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। अगर उसका एटॉमिक नंबर Z है तो Z टाइम्स E, Z टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड R0। यही हमें ढूंढना था, कितनी दूरी से वापस आया। फिर ये R0 ऊपर ले आओ, बाकी हाफ mv² नीचे ले जाओ। तो R0 हमें निकालना है बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 2Ze²। कटने को तो ये 4πε0 कट जाएगा, लेकिन काटो मत, क्योंकि 1/4ε0 हमें पता है 9 × 10⁹ होता है। तो ये हाफ mv² आप डिनोमिनेटर में ले आओ। इसको आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो ना, हाफ mv² को। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको हटाकर आप के भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी। तो इसको आप रटना नहीं पड़ा, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बात समझ में आई क्या होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे। इंपैक्ट पैरामीटर, नेक्स्ट टॉपिक। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है बेटा? मान लो ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, एक रे सीधी चली गई क्योंकि न्यूट्रल था या स्पेस था उसके बीच में, या डिफ्लेक्टेड चली गई थी। एक डिफ्लेक्ट हुई थी ना, बिल्कुल सरफेस से जो जाके, बिल्कुल सरफेस के एकदम पास से जाके डिफ्लेक्ट हुई। तो सेंट्रल लाइन और डिफ्लेक्टेड लाइन के बीच का जो गैप होता है उसे इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल b। जो सेंट्रल लाइन है और जो क्लोजेस्ट लाइन है विच पासेस थ्रू द आउटर एज ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर। तो ये कितने एंगल पे है? इसको हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहते हैं, थीटा। इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, इसका आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है। इसका डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला याद रखना। Z मैं लिख देता हूँ, B = Ze² cot θ/2 अपॉन 4πε0 into काइनेटिक एनर्जी। Ze², Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो इसमें कौन क्या है? Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। थीटा क्या है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ। बाकी सारी चीजें पता है। V हाफ mv² इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी अल्फा रेज, ठीक है। अब क्वेश्चन, हम क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना और फिर आप लोग वो करना। पहला क्वेश्चन मैं आपको भी लिखवा दूंगा, इसलिए ध्यान से सुन लो। पहला कि मैं आपको ये सारी, मैं आपको बोलूं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालो गोल्ड फॉइल के लिए, एटॉमिक नंबर दे देंगे 79, 80 जो भी देंगे डाल देना। तो क्वेश्चन यही है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द गोल्ड न्यूक्लियस व्हेन एटॉमिक नंबर इज 79। तो Z की वैल्यू क्या डालोगे? 79। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो फिक्स है, यही रखोगे। 1/4πε0 भी फिक्स है। 1/4πε0 क्या होता है? 9 × 10⁹ ठीक है। यहां से ये नेगेटिव साइन हटा देना क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हो। 1/4πε0 भी फिक्स है ना, वो है आपका 9 × 10⁹। हाफ mv² नहीं देते ये लोग, आपको पूरी एनर्जी दे देंगे। ये सारी हाफ mv², जैसे आपको बोला इट इज मूविंग विथ 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी? 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पूरी काइनेटिक एनर्जी आपको दे दी, बस आप इसे जूल में बदल लेना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल? इतने जूल। तो ये काइनेटिक एनर्जी सीधा या हाफ mv² हटाकर ये डाल देना वैल्यू। आ रही बात समझे? सीधा सीधा वैल्यू डालनी, सारी वैल्यू देंगे आप, सीधा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल लेना। ये बात समझ में? कैलकुलेशन करनी है बस खाली, ये एक बात हो गई, ठीक है। ये समझ में आया? सिंपल, सारी वैल्यूज गिवन होगी, डायरेक्ट कर लेना। इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, कंसेप्ट बेस्ड आते हैं, दोनों हम करते हैं। आप देखो जरा ध्यान से, मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं इंपैक्ट पैरामीटर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान सुनना।
तो अगर न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे तो ये फिर से आपको सारा डेटा देंगे, जेड एटॉमिक नंबर गोल्ड 79 देंगे, बाकी थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दे देंगे, बाकी ये सारी वैल्यूज गिवन होंगी। ये हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पूरा काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं, जैसे आपको बताया 7.7 MeV। अब ध्यान सुनो, क्वेश्चन ये आया कि इफ, ध्यान से, इफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, if the angle of deflection for the alpha ray is 0 degree, what is the impact parameter? बताओ, थीटा की वैल्यू 0 है तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा? ये कॉड 0 हो जाएगा। कॉड 0 कितना होता है? tan 0 is 0, cot 0 is not defined, तो इम्पैक्ट पैरामीटर विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, याद रखना, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, आपको वैल्यूज नहीं देंगे, आपको कंडीशंस देंगे, आप यहाँ पुट करके देखते रहना बस, खाली जो भी कंडीशन है। अगर यहाँ पे थीटा 0 डालोगे कॉट 0 होगा, कॉट 0 इज नॉट डिफाइंड, दिस होल इज नॉट डिफाइंड, सो बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, तो मैं आपको भी वैल्यूज दे रहा हूं। अच्छा अब बताओ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगुलर डिफ्लेक्शन द इम्पैक्ट पैरामीटर इज 0? For what value of this impact parameter the angular deflection is 0? पता है एंगुलर डिफ्लेक्शन 0 तो b 0 हो गया, तो ये सारे तो कांस्टेंट है तो 0 होंगे नहीं, तो बचा क्या? cot थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। cot 0 पता कब होता है? cot 0 होता है 90 पर, तो ये एंगल 90 होना चाहिए, तो ये एंगल कितना डिग्री होना चाहिए? 90, तो थीटा कितना होगा? 180। तो फॉर 180 डिग्री द इम्पैक्ट पैरामीटर इज 0। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चंस होंगे बेटा कि वैल्यू निकालने की बजाय आपको वो बोलेंगे कि आप कंडीशंस बताओ। मैं अभी आपको कंडीशंस दे रहा हूं, आप ट्राई करिए, उसको सॉल्व करिए। पहले आप ये लिख लो, पॉज कर दे बेटा।